जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिजिक्स का बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के एंगल से देखा जाए तो दोस्तों यह फिजिक्स जो है उनसे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में है दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के बारे में दोस्तों हम लोगों ने पूरी चर्चा कर लिए थे। यह चैप्टर जो है दोस्तों, वह दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर 2 है। क्या दोस्तों? फिजिक्स का चैप्टर 2 है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन जानने से पहले दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमको माध्यम के बारे में पता करना होगा, ठीक है ना, कि माध्यम किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि माध्यम किसे कहते हैं और माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, माध्यम बोला जाए तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सघन माध्यम और एक होते हैं विरल माध्यम, ठीक है ना दोस्तों। सघन माध्यम किसे कहते हैं दोस्तों? तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो। दोस्तों, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सघन माध्यम कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे में कांच, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों? तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। दोस्तों, माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला तो सघन, जिसके बारे में हम लोग बात कर लिए हैं दोस्तों। दूसरा विरल होता है। क्या होता है दोस्तों? विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम आखिर किसे कहते हैं दोस्तों? वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो। क्या दोस्तों? वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, विरल माध्यम में जैसे में क्या हो सकता है? तो जैसे में हवा हो सकता है दोस्तों। दोस्तों, हवा में प्रकाश की चाल अधिक होता है, ठीक है ना। कितना होता है दोस्तों? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। दोस्तों, अगर दोस्तों निर्वात का बात किया जाए तो निर्वात में भी क्या होता है दोस्तों? प्रकाश की चाल अधिक होती है हवा की अपेक्षा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग हवा और कांच में कंपेयर कर लिए हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे सवाल क्या है कि दोस्तों, अगर सरल माध्यम, दोस्तों अगर विरल माध्यम रहे और सघन माध्यम रहे ना, तो दोस्तों क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा प्रकाश की किरण या फिर अभिलंब से दूर हटेगा? इस बात को हम लोग जानते हैं दोस्तों। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करेगा दोस्तों, तो वह क्या होगा? अविलंब से सटेगा। क्या करेगा दोस्तों? अविलंब से सटेगा। दोस्तों, यह क्या है? तो यह एक सतह है। क्या दोस्तों? सतह है, ठीक है ना दोस्तों। और बीच में क्या है? बीच में एक अविलंब डाला हुआ है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना। आ रही है प्रकाश की किरण दोस्तों। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि प्रकाश की किरण आते ही प्रकाश की किरण कहाँ जाती है दोस्तों? तो एक बिंदु पर आती है, ठीक है ना दोस्तों। और क्या होता है दोस्तों? जब हवा में से जब प्रकाश की किरण जाती है और गमन करती है दोस्तों, तो क्या होता है? यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना दोस्तों। यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हवा रहता है दोस्तों, तो उसको सघन माध्यम नहीं विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हवा को विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम किसको कहते हैं दोस्तों? तो जल को कहते हैं। किसको दोस्तों? जल को सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। विरल, दोस्तों विरल माध्यम जो होता है उसमें क्या होता है? अविलंब की ओर दोस्तों किरण जो होता है वह मुड़ जाता है, ठीक है ना। और सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाता है दोस्तों, तो हट जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से आपका सवाल शुरू होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कक्षा 10वीं में पढ़ना है आपके प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, जो आपका चैप्टर 2 है। क्या है दोस्तों? चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 का हमने सारा क्वेश्चन आंसर करवा चुका है दोस्तों, जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है दोस्तों, या फिर प्रवेश करती है, ठीक है ना, तो अपने पूर्व पथ से क्या होती है दोस्तों, पूर्व पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है दोस्तों। विचलित होने की इस घटना को ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए दोस्तों इसको गहराई से समझते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। दोस्तों एक तो क्या है, ये माध्यम है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, यह कोई सतह है और इस सतह पे दोस्तों ये डाला हुआ क्या है दोस्तों, अभिलंब है। क्या है दोस्तों, अभिलंब है। यहाँ से प्रकाश की किरण आती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं। दोस्तों यह ऊपर वाला विरल माध्यम है। क्या दोस्तों, विरल माध्यम है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा विरल माध्यम, ठीक है ना, ऊपर हम विरल माध्यम दिए, ठीक। नीचे दोस्तों सघन माध्यम है। कौन माध्यम है दोस्तों, सघन माध्यम है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप इधर पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यह विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से प्रकाश की किरण को आना चाहिए था सीधा, कहाँ आना चाहिए था, सीधा आना चाहिए था। लेकिन जब वो दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है दोस्तों, मुड़ जाती है, ठीक है ना। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर अभिलंब की ओर यह किरण मुड़ा हुआ है, हालांकि उसको आना चाहिए था ऐसे, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों इस घटना को ही क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले अब समझते हैं दोस्तों माध्यम। आखिर माध्यम जो होते हैं ना, वह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि माध्यम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने जिक्र कर लिया। एक तो होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम, ठीक है ना दोस्तों। हमने ये भी बताया कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है और किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है। दोस्तों चलिए इसी के आधारित इसी पर दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों विरल माध्यम के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि विरल माध्यम किसे कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें जानकारी के लिए कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। दोस्तों जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को क्या कहते हैं, तो विरल माध्यम कहते हैं दोस्तों। दूसरे शब्दों में इसको बोले दोस्तों, तो जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है या फिर प्रकाश की चाल अधिक हो तो क्या कहते हैं दोस्तों, उस माध्यम को ही विरल माध्यम कहते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रहा होगा और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है दोस्तों। तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें दोस्तों, और एक दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए दोस्तों देखते हैं सघन माध्यम किसे कहते हैं। दोस्तों सघन माध्यम की चर्चा हुई है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं सघन माध्यम किसे कहते हैं। दोस्तों जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, दोस्तों कहा गया कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोला जाए दोस्तों, तो जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है दोस्तों, तो उस माध्यम को ही क्या कहते हैं, तो सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे में आप लोग बखूबी देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है दोस्तों, सिर्फ क्या बोलते हैं दोस्तों, सिर्फ चाल के बारे में दिया हुआ है कि किस माध्यम में कितना प्रकाश की चाल होती है, ठीक है ना। चलिए उसके बारीकी से हम लोग देखते हैं। दोस्तों निर्वात में बात किया जाए दोस्तों, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ दोस्तों इसके दूसरे शब्द में बोला जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है ना। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको बताना होगा दोस्तों 3 × 10⁻⁸ या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है दोस्तों उसको विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है दोस्तों उसको सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अगला पॉइंट क्या है अपना, कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। दोस्तों हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है यह पूछा गया है दोस्तों।
दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि हवा में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों यह सभी क्लास दोस्तों हम क्रैश कोर्स के माध्यम से लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास 10th की तैयारी बहुत ध्यानबद्ध तरीके से कीजिए दोस्तों, क्योंकि अब क्लास 10th की दोस्तों एग्जाम का टाइम बहुत कम बच गया है। ठीक है ना दोस्तों? जल में बात किया जाए तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? दोस्तों जल में प्रकाश की चाल 2.5 कितना है दोस्तों? 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है दोस्तों? 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना दोस्तों? आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि निर्वात की अपेक्षा किसमें प्रकाश की चाल कम होती है? तो दोस्तों निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है ना? अगर बोल दिया जाता दोस्तों कि हवा की अपेक्षा किसमें चाल प्रकाश की चाल जो अत्यधिक होती है, तो दोस्तों हवा की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? अत्यधिक ज्यादा होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आपसे क्वेश्चन यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है दोस्तों? 2 गुने 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। किसमें चाल दोस्तों? तो कांच में प्रकाश की चाल होता है। ठीक है ना दोस्तों? इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों आपको यह भी सवाल पूछा जाएगा कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। हो सकता है आपको मीटर प्रति सेकंड में ना देकर किलोमीटर प्रति सेकंड में दे सकता है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों कभी भी घबराना नहीं है दोस्तों। एग्जाम है तो क्वेश्चन टफ रहेगा ही दोस्तों। उस टफ क्वेश्चन को देख करके हमें दूर नहीं भागना है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, एग्जाम में सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना दोस्तों? जब हम सिलेबस को कवर करके जाएंगे दोस्तों तो हर एक क्वेश्चन मेरा जवाब देगा दोस्तों। और आशा करते हैं कि आप लोग वहां पर अपना जलवा जरूर दिखाइएगा दोस्तों। आप लोगों से विनती है कि अभी क्लास 10th की बहुत कम समय बच गया है दोस्तों, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों आगे देखें तो हवा जो होता है दोस्तों वह विरल माध्यम कहलाता है और जल सघन माध्यम कहलाता है। क्यों दोस्तों? इसके पीछे भी लॉजिक है। दोस्तों आपको बताए थे कि जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है वह विरल माध्यम कहलाता है और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वह सघन माध्यम कहलाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जल में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10 के पावर 8। दोस्तों जल में प्रकाश की चाल की बात किया जाए दोस्तों तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना? यानी 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन इधर बात किया जाए दोस्तों हवा का, तो हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी मीटर प्रति सेकंड में बोला जाए दोस्तों तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना दोस्तों? तो आपको बता दें दोस्तों कि निर्वात में या फिर हवा में प्रकाश की चाल कितना है दोस्तों? बराबर है। लेकिन दोस्तों निर्वात का अपवर्तनांक लगभग में 1 होता है और हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। इसीलिए दोस्तों निर्वात में थोड़ा सा तीव्र गति से प्रकाश की किरण गमन करती है। ठीक है ना? और हवा में कम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों आपको बता दें कि हवा क्या है दोस्तों? तो विरल माध्यम है और जल क्या है? तो सघन माध्यम है। आपको पता चल गया दोस्तों क्यों कहा जाता है सघन माध्यम हवा को दोस्तों विरल माध्यम क्यों कहा जाता है। ठीक है ना? तो दोस्तों हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है इसलिए विरल माध्यम कहलाता है और जल में प्रकाश की चाल कम होती है दोस्तों इसलिए सघन माध्यम कहलाता है। चलिए दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, आप लोग जरूर से इसको लाइक करके और वीडियो को शेयर जरूर कर दे। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपका अगला सवाल है स्क्रीन पे दोस्तों, क्या है सवाल उसको देखते हैं। दोस्तों कहा गया है क्या दोस्तों कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया कि हवा में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। हालांकि कांच में प्रकाश की चाल दोस्तों 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना? यानी 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि हवा जो होता है वह विरल माध्यम और कांच होता है जो सघन माध्यम होता है।
ठीक है ना, क्योंकि हवा में दोस्तों प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को दोस्तों, और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों धीरे धीरे कदमों से दोस्तों, क्योंकि कहावत में कहा जाता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल है। दोस्तों एक माली जो है ना दोस्तों, बहुत एक वृक्ष को दोस्तों क्या करता है, पोसता है, पालता है, सींचता है, सिंचाई करता है दोस्तों। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि एक पौधा लगाता है और 1 महीना 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद फल देना स्टार्ट कर दे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। एक माली भी होता है ना दोस्तों, वह सींचता है, 6 महीना खटता है, उसके बाद साल भर पे उसका फल आता है दोस्तों। तो आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों का भी टाइम आया है दोस्तों। आप लोग भी 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, 15 साल से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? आप पहली में थे तो दूसरी का इंतजार है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे करते करते आप 10वीं में चले गए हैं दोस्तों। और घर के अगल बगल रिश्तेदार, पापा के फ्रेंड्स सभी इंतजार करते होंगे दोस्तों कि रिजल्ट आखिर आपका क्या आने वाला है दोस्तों। अगर रिजल्ट आपका बढ़िया है तो आपका पापा का नाम रोशन होगा, अगर खराब है दोस्तों तो सारा मेहनत बेकार चला जाएगा, पापा का अपना पढ़ाया हुआ सारा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी है, समझ रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो दोस्तों वह किधर मुड़ेगी। तो दोस्तों आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से दोस्तों सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों आप लोगों को बताए थे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कहाँ से दोस्तों, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कहाँ दोस्तों, सघन माध्यम में प्रवेश करती है दोस्तों, तो वह क्या होता है दोस्तों, अविलंब की ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, तो यह प्रकाश की किरण आया, ठीक है ना, और कांच का स्लेब में प्रवेश किया दोस्तों। इसको जाना चाहिए था सीधा दोस्तों, लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसको जाना चाहिए था सीधा, ठीक है ना, लेकिन क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि अगर ऊपर विरल माध्यम रहे और नीचे सघन माध्यम रहे तो प्रकाश की किरण कहाँ मुड़ेगी। दोस्तों ये हम लोग देख लेंगे कि अगर ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, तो वह अविलंब की ओर मुड़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, ऊपर सघन हो नीचे विरल हो। दोस्तों अगर जब किसी प्रकाश जब प्रकाश की किरण दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है दोस्तों, तो अविलंब से दूर हट जाती है। फॉर एग्जाम्पल चलिए पिक्चर के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। दोस्तों एग्जाम्पल से समझने में हम लोगों को बहुत ही आसानी होती है दोस्तों। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेकर आए आप लोगों के सामने में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर में सघन माध्यम है और नीचे में विरल माध्यम है, ठीक है ना। तो ऊपर में सरल है, सरल नहीं दोस्तों, सघन है, क्या दोस्तों, सघन है, और नीचे में विरल है। यह प्रकाश की किरण जाती है जिसको इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आपतित किरण कहते हैं, इसको जाना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पर ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है दोस्तों, अविलंब से दूर हट रहा, बहुत डिस्टेंस ले रहा है दोस्तों। तो जब सघन से विरल में भेजे दोस्तों, तो क्या हुआ, अविलंब से दूर हट रहा है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर जो किरण आया ना दोस्तों, उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। और बीच में डाला हुआ लम्ब जो है ना दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, तो अभिलंब कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो दोस्तों कोण बना ना, उसको आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और ऊपर में जो कोण बना दोस्तों, उसको आई से, आई से क्यों दोस्तों, आई से इंसिडेंट रे होता है, ठीक है ना दोस्तों, और आर से रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक दोस्तों। आई से हम सूचित किए क्योंकि वह आपतन कोण था, और यह आर से सूचित किए दोस्तों क्योंकि यह अपवर्तित कोण था यानी विचलन कोण था, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग एक ऐसा टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप
नहीं करके वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि यह क्लास 10th के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं दोस्तों? दो नियम होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, पहला नियम जानते हैं हम लोग। दोस्तों, पहले नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है ना दोस्तों, वह तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। यह कैसे होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। दोस्तों, पिक्चर के माध्यम से समझने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी दोस्तों, तो इसलिए हम पिक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, यह क्या है दोस्तों? तो यह कोई सतह है। क्या दोस्तों? सतह है, ठीक है ना। ऊपर में विरल माध्यम है और नीचे में सघन माध्यम है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, ऊपर में विरल माध्यम, नीचे में सघन माध्यम। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या कह रहा है कि आपतन कोण, क्या दोस्तों? आपतन कोण और अपवर्तन अपवर्तित कोण, कौन सा दोस्तों? आपतन कोण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण दोस्तों और अपवर्तित किरण, और इस पर डाला गया लंब जो होगा ना दोस्तों, तीनों क्या होगा दोस्तों? तो एक ही तल में होगा, यानी एक ही बिंदु पर से कट रहा है दोस्तों, एक ही बिंदु पर है और एक ही तल में है दोस्तों। तो इसी को क्या कहेंगे दोस्तों? अपवर्तन कोण, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है ना। दोस्तों, क्या कहा था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, क्या दोस्तों? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब है ना दोस्तों, वह तीनों के तीनों जो होगा वह एक ही तल में होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपतित किरण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तित किरण को दोस्तों या फिर अपवर्तित किरण को दोस्तों हम लोग आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला सवाल है अपना क्या कि पार्श्विक विस्थापन क्या है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज का यह टॉपिक बहुत ही अहम होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और हम धीरे धीरे आप लोगों को एग्जाम की तरफ ले चल रहे हैं दोस्तों। यह सभी सवाल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। दोस्तों, पार्श्विक विस्थापन आखिर क्या होता है और यह पार्श्विक विस्थापन होता है तो यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जब प्रकाश की स्लैब, दोस्तों जब कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, कहाँ से दोस्तों? कांच की स्लैब से दोस्तों जब प्रकाश की किरण को भेजा जाता है दोस्तों, तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, ठीक है ना दोस्तों, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग निर्गत किरण के बीच दोस्तों जो लंबवत दूरी होती है ना दोस्तों, उस दूरी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? तो पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, इसमें निम्नलिखित बातों पर यह जो है पार्श्विक विस्थापन वह निर्भर करता है, जिसमें से पहला नियम है दोस्तों कि यह कांच स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों? यह कांच के स्लैब का मोटाई का सीधा समानुपाती होता है और यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है, ठीक है ना दोस्तों। पिक्चर के द्वारा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर को तैयार किया गया है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक कांच का स्लैब बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ दोस्तों? कांच का स्लैब बनाया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। कांच का स्लैब है दोस्तों, यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, ये भी देख सकते हैं आप लोग। जब प्रकाश की किरण को भेजा जाता है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों? हम एक यहाँ पर एक अभिलंब बनाते हैं, ठीक है ना, अभिलंब बनाते हैं, ठीक। और क्या करते हैं दोस्तों, जब प्रकाश की किरण को कांच के स्लैब से भेजते हैं दोस्तों, तो इसको जाना चाहिए था सीधा, ठीक है ना दोस्तों, लेकिन यह क्या होता है, अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब विचलित होता है दोस्तों, जैसे ही सघन माध्यम से निकलने की प्रयास करता है दोस्तों, तो यहाँ पर भी एक अभिलंब डाला हुआ है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या करता है, फैला देता है, यानी दूर हट जाता है। क्या होता है दोस्तों?
अविलंब से काफी दूर हट जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों जो दोस्तों दूरी होती है ना, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह कांच के स्लैब के मोटाई पर भी निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि यह कांच के स्लैब की मोटाई का समानुपाती होता है, ठीक है ना। और यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ भी हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप लोगों को बताए हुए हैं कि यह क्या है दोस्तों, तो यह एक कांच का स्लैब है। क्या है दोस्तों, कांच का स्लैब है दोस्तों। और ऊपर में हवा है, यानी समझ ही गए होंगे कि विरल माध्यम है। और यह कांच है तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि यह सघन माध्यम है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आया तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि यह आपतित किरण है। कौन सा किरण है दोस्तों, आपतित किरण है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई अभिलंब डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है दोस्तों, अभिलंब डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकाश की किरण को कहाँ जाना चाहिए था दोस्तों, डॉट डॉट से यहाँ जाना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन यह क्या होता है दोस्तों, अविलंब की ओर, यानी कि अविलंब की निकट मुड़ जाता है, ठीक है ना। अविलंब की निकट जैसे ही मुड़ता है ना दोस्तों, तो यहाँ भी क्या होता है दोस्तों, जब जैसे ही प्रकाश की किरण सघन से विरल में घुसने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी अविलंब बन जाता है दोस्तों। जब जैसे ही सघन से विरल में प्रवेश करने का प्रयास किया दोस्तों, तो क्या हुआ, अविलंब से दूर हट गया। कहाँ हट गया दोस्तों, अविलंब से दूर हट गया। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी बनाता है ना दोस्तों, उसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को आशा करते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अपना अगला टॉपिक है प्रिज्म। क्या दोस्तों, प्रिज्म। व्हाट इज प्रिज्म, यानी प्रिज्म क्या है दोस्तों। यह सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिज्म आखिर क्या है और यह कितने फलकों से घिरा हुआ होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। दोस्तों कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम मतलब समझे दोस्तों, जिससे किसी प्रकाश की किरण आर पार आसानी से कर सके, ठीक है ना दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। तो दोस्तों कांच का बना हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो तीन फलकों से घिरा हो। कितना फलक से दोस्तों, तीन फलकों से घिरा हो, तथा जिसका दो फलक आपस में समांतर न हो। दोस्तों तीन फलकों से घिरा हुआ हो और जिसका दो फलक आपस में समांतर न हो दोस्तों, वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रिज्म कहलाता है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, या कांच का बना हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो पांच सतहों से घिरा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो प्रिज्म कहते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं दोस्तों कि तीन फलकों से कैसे घिरा हुआ है और उसका दो फलक जो है ना दोस्तों आपस में समांतर कैसे नहीं है। चलिए हम इसको आसानी से दोस्तों आप लोगों को समझाते हैं चित्र के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर एक प्यारा सा प्रिज्म लिया गया है, ठीक है ना। एक प्यारा सा प्रिज्म लिया गया है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इसका एक भाग हुआ, ठीक है ना, और इसके पीछे भी होगा दोस्तों, इस साइड में दोस्तों बैक साइड में एक भाग, जो क्या बना रहा है दोस्तों, तो त्रिभुज बना रहा है, ठीक है ना। एक फलक तो यह हुआ, ठीक है ना। और एक फलक इसका क्या होगा दोस्तों, बैक में होगा, यानी दो फलक है इसके, ठीक है ना। और दोस्तों बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें पांच सतह होते हैं, यानी एक दो तीन चार, और दोस्तों एक पीछे है जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे पांच, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों इस प्रिज्म का आखिर काम क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा श्वेत प्रकाश जा रहा है प्रिज्म में, ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म में जा रहा है दोस्तों, और प्रिज्म में जा रहा है तो अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, अपवर्तन हो रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अपवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ से अपवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। और अपवर्तन होने के बाद दोस्तों देख रहे होंगे कि यहाँ से तो गया एक किरण, कितना किरण गया, एक किरण यहाँ। लेकिन यहाँ दोस्तों प्रिज्म के उस पार में दोस्तों एक पर्दा पे, क्या चीज पे दोस्तों, पर्दा पे, व्हाइट कलर का पर्दा है दोस्तों, उस पे सातों रंग दिखाई दे रहा है। यानी कि श्वेत प्रकाश जो होते हैं वह सात रंगों का मिश्रण होते हैं। कितने रंगों का दोस्तों,
7 रंगों का मिश्रण होते हैं, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं दोस्तों, तो बैसानी हापी नाना, ठीक है ना, वैसे बैंगनी जैसे जामुनी, ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं। तो यह 7 रंगों का मिश्रण होते हैं दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होते हैं, तो इसको एक पट्टी पे दोस्तों सातों रंगों को देखा जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रिज्म के बारे में दोस्तों डिफिनेशन आया तो हम लोग क्या भर सकते हैं दोस्तों, कि कांच का बना हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा हुआ हो तथा जिसका 2 फलक आपस में समांतर न हो, वह क्या कहलाता है, तो प्रिज्म कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और अच्छा लग रहा होगा तो एक प्यारा सा इमोजी दोस्तों अपने लिए सेंड कर दे दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करें कि हमें समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। दोस्तों यह सवाल भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो MVBI प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब बार बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों वर्ण विक्षेपण के बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है, कहां से गुजरता है दोस्तों, प्रिज्म से गुजरता है, क्या, तो श्वेत प्रकाश या फिर सूर्य का प्रकाश, तो क्या होता है दोस्तों, तो वह अपने विभिन्न अवयवों में यानी विभिन्न रंगों में दोस्तों बट जाता है या फिर विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। तो विभक्त होना या फिर बंटने की इस घटना को ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में नहीं आया दोस्तों, दोस्तों इससे पहले हमने जो बात बताया था वही होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर एक प्यारा सा प्रिज्म लिया गया है, और इसमें क्या किया गया दोस्तों, इस प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को गुजारा गया है। उसके बाद क्या हुआ, तो अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के बाद दोस्तों यह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो गया, यानी विभिन्न रंगों में बट गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग यहाँ पर श्वेत पट्टल यानी कि श्वेत पर्दा के ऊपर हम लोग देख सकते हैं सातों रंग के शुद्ध वर्ण पट पे हम लोग सातों रंगों को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। एक प्रिज्म से किसी प्रकाश की किरण को भेजना है दोस्तों, जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश या फिर श्वेत प्रकाश, ठीक है ना। जब प्रिज्म से गुजारा जाएगा दोस्तों, तो वर्ण पट पे शुद्ध वर्ण पट पे दोस्तों यहाँ पर प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त नजर आएगा, ठीक है ना। इसी को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या है दोस्तों, कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। दोस्तों आपको अभी हम बार बार बताते आ रहे हैं दोस्तों कि वर्णपट क्या है और स्पेक्ट्रम क्या है। दोस्तों स्पेक्ट्रम या फिर वर्णपट दोनों एक ही होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि इस चैनल पे नए होंगे दोस्तों आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा, क्या दोस्तों, प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पदार्थ जिस पर दोस्तों सातों रंग प्राप्त हो। दोस्तों प्रिज्म के बाहर एक ऐसा स्थित पर्दा दोस्तों जिस पर सातों रंग प्राप्त हो, दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह मुख्य रूप से दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। पहला होता है शुद्ध वर्णपट और दूसरा होता है दोस्तों अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट किसे कहते हैं दोस्तों, तो वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है दोस्तों, कि वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग आसानी से दिखाई देता है दोस्तों, या फिर स्पष्ट दिखाई देता है दोस्तों, उसे वर्णपट शुद्ध वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शुद्ध वर्णपट कहते हैं, ठीक है ना। और जिसपे अच्छा दिखाई नहीं दो यानी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, तो अशुद्ध वर्णपट कहते हैं, ठीक है ना। वैसा वर्णपट दोस्तों जिस पर सभी रंग दोस्तों स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, चलिए दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, श्वेत प्रकाश जो है ना दोस्तों, वह प्रिज्म से गमन कर रहा है, ठीक है ना, यानी अपवर्तन कर रहा है। अपवर्तन करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि श्वेत पदार्थ पे यानी कि शुद्ध वर्णपट पे ना दोस्तों सातों रंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना।
शुद्ध है इसीलिए सातों रंग अस्पष्ट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अगर अशुद्ध वर्णपट होते तो साफ साफ नहीं दिखाई देता, अच्छा नहीं दिखाई देता। ठीक है ना दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आखिर इसमें कौन कौन से 7 रंग होते हैं? तो दोस्तों रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्लू होते हैं, इंडिगो होते हैं, वैलेट होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यही 7 रंग होते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। उससे पहले दोस्तों 2 पॉइंट आपको बता दें दोस्तों कि दोस्तों बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है दोस्तों, और कम रहने के कारण दोस्तों इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वो सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब क्या होता है? यानी कि उसका जो रंग का कलर होता है दोस्तों, तिरंगे वह सबसे क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसका फैलाव भी क्या होता है दोस्तों, इस रंग का फैलाव ज्यादा होता है और वह दिखता उगता नहीं है। ठीक है ना। और लाल का बात किया जाए दोस्तों तो इसका तरंग ज्यादा होता है, इसका पावर रोशनी ज्यादा होता है दोस्तों। लाल रंग को देखते होंगे दोस्तों आप लोग ट्रेन में खतरा के निशानी से दर्शाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वह दूर से ही दिखाई देने लगता है और यह कलर को विचलन कम करता है, यानी कि कम कलर को फैलाने का कार्य करता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर हम वही बनाए हैं कि एक श्वेत प्रकाश को लिया गया है दोस्तों और प्रिज्म से गुजारा गया है। कहाँ से दोस्तों? प्रिज्म से गुजारा गया है। तो एक शुद्ध वर्णपट पे दोस्तों, एक शुद्ध वर्णपट पे सातों रंग दोस्तों यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो गया है। ठीक है ना दोस्तों, जिसमें बताया आप लोगों को कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है वह लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। बैंगनी का फैलाव जो होता है ज्यादा होता है और लाल का फैलाव कम होता है दोस्तों। ठीक है ना। और शुद्ध वर्णपट पे साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वर्णपट के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं दोस्तों और जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण जो होती है ना दोस्तों घटना क्यों होती है दोस्तों। वर्ण विक्षेपण की घटना आखिर क्यों होती है? तो दोस्तों आपको बता दें कि सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग रहने के कारण दोस्तों उसका विचलन भी अलग अलग होता है। ठीक है ना। सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है, उसी कारण से उसका विचलन भी अलग अलग होता है दोस्तों। और इसी कारण से दोस्तों वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। ठीक है ना दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। समझ में आ रहा हो दोस्तों तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है दोस्तों, इसे एक प्रयोग द्वारा दिखाइए। दोस्तों श्वेत प्रकाश जो है वह 7 रंगों का मिश्रण है, इसे एक प्रयोग द्वारा दर्शाना है। तो चलिए दोस्तों इसे एक प्रयोग द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस प्रयोग के करने के लिए सबसे पहले प्रिज्म लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? प्रिज्म लेना पड़ेगा। ठीक है ना। और पहले प्रिज्म के आधार नीचे करना होगा और दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर करना होगा। ठीक है ना दोस्तों, पहला प्रिज्म का आधार नीचे और दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर करना होगा। ठीक है ना, जैसा कि दोस्तों चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजेंगे दोस्तों, जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजेंगे दोस्तों तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण यह 7 रंगों में बट जाता है। दोस्तों अगर पहले प्रिज्म से अगर किसी श्वेत प्रकाश को भेजेंगे दोस्तों तो वह क्या होता है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण की घटना को दर्शाने लगता है, यानी 7 रंगों में बटने लगता है दोस्तों। जब दोस्तों 7 रंगों में बट जाता है यानी अपवर्तन के दूसरे प्रिज्म दोस्तों अपवर्तन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 रंगों में जब विभक्त हो जाएगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दूसरे प्रिज्म से क्या करेंगे दोस्तों, उसको अपवर्तन कराएंगे। क्या करेंगे? अपवर्तन कराएंगे तो क्या होगा दोस्तों, वह एक बिंदु पर जमा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, वह जो किरण होगा वह एक बिंदु पर जमा होगा दोस्तों और सूर्य प्रकाश वहीं से दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना। इस प्रकार की इस तरह से दोस्तों इस प्रयोग से पता चलता है दोस्तों क्या, कि श्वेत प्रकाश जो है दोस्तों वह 7 रंगों का मिश्रण है। चलिए इसे हम लोग बेसिकली पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 प्रिज्म लिया गया है। कितने प्रिज्म लिया गया है? 2 प्रिज्म लिया गया है। ठीक है ना। एक का आधार यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग दोस्तों नीचे है और दूसरे का आधार ऊपर है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से कुछ श्वेत प्रकाश को भेजा गया। ठीक है ना, श्वेत प्रकाश को दोस्तों भेजा गया। जब अपवर्तन हुआ दोस्तों श्वेत प्रकाश को भेजे तो यह 7 रंगों में विभक्त हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग।
दोस्तों तभी हमने क्या किया कि एक और प्रिज्म लिया दोस्तों, जिसका आधार ऊपर कर दिया और शीर्ष नीचे कर दिया। तो फिर क्या होगा दोस्तों, प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश किया दोस्तों। तो जैसे ही प्रवेश किया ना, तो एक बिंदु पर यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, सब जमा हो गया और एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलने लगा। यानी इससे यह पता चलता है कि श्वेत प्रकाश जो है ना दोस्तों, वह कितने रंगों का मिश्रण है दोस्तों, 7 रंगों का। भाई कौन सा 7 रंग है, तो बैजानी, हॉपी, नाला। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, लास्ट जो अपना बच गया है दोस्तों पिक्चर, वो हम लोग मुकम्मल तौर से कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो आप लोगों को दोस्तों आशा करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पर भी हमने वही किया दोस्तों कि एक श्वेत प्रकाश लिए दोस्तों, इसे प्रिज्म द्वारा प्रवेश करवाया दोस्तों। तो यहाँ से अपवर्तन होता है, अपवर्तन होने के बाद दोस्तों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है ना। 7 रंगों में विभक्त होने के बाद एक उल्टा प्रिज्म लेते हैं, जिसका आधार ऊपर और शीर्ष नीचे होता है दोस्तों। तो सारा प्रकाश की किरण जा करके एक बिंदु पर जमा होता है और यहाँ से एक प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश निकलती है दोस्तों। इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण हो जाता है दोस्तों। इसे एक प्रयोग द्वारा हम लोग दर्शा देते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आज का पहला क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगला टॉपिक लेकर के फिर आएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।